ब्रेनिक आइस, कल की तैयारी आज से। नमस्कार दोस्तों, ब्रेनियक आईएएस में आपका स्वागत है। और हमने प्रीलिम्स रिवीजन के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की लेक्चर सीरीज स्टार्ट की थी, जिसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को टारगेट कर रहे हैं और उनके थ्रू आपको टॉपिक्स को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस सीरीज में हम देख रहे थे ज्योग्राफी। तो आज के लेक्चर का पहला क्वेश्चन है कि टाइड्स अकर इन द ओशंस एंड सी ड्यू टू विच अमंग द फॉलोइंग, मतलब इनमें से कौन से कारणों की वजह से टाइड्स होती हैं। पहला, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द सन। सेकंड, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द मून। थर्ड इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑफ द अर्थ। तो ये कुछ आपके ऑप्शंस हैं। तो आप अपना ऑप्शन कमेंट सेक्शन में बताइए कि इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा। तो इस क्वेश्चन को टैकल करने से पहले जानते हैं कि टाइड्स क्या होती हैं। टाइड्स हम कह सकते हैं पीरियोडिक राइज एंड फॉल ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ ओशियन वाटर, मतलब ओशियन वाटर के जो लेवल है उसका बढ़ना और कम होना, पीरियोडिक राइज एंड फॉल ऑफ ओशियन वाटर। और ये होती है बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द मून। मून के ग्रेविटेशनल पुल की वजह से। आपको बताया कि मून सन के कंपेयर में भले ही छोटा है बट मून अर्थ के पास है, तो जिसकी वजह से जो मून का ग्रेविटेशनल पुल है वो काफी ज्यादा होता है। सेकंड इज द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द सन। सन के ग्रेविटेशनल पुल की वजह से भी हमें टाइड्स देखने को मिलती है। थर्ड रीजन इज द रोटेशन ऑफ द अर्थ, और अर्थ के रोटेशन की वजह से। जैसे आप इसमें देख रहे हैं, जब मून और सन दोनों एक ही डायरेक्शन में अलाइन है तो जो हाई टाइड्स बन रही हैं बिकॉज ऑफ द कंबाइंड ग्रेविटेशनल पुल ऑफ सन एंड मून। और जब मून और सन अलाइन नहीं है बट दे आर एट 90 डिग्री, जैसे यहाँ पर मून है और यहाँ पर सन है, तो इट ऑल्सो क्रिएट्स हाई टाइड। बट जो हाई टाइड की हाइट होती है वो कम होती है एज कंपेयर टू द सिचुएशन व्हेन मून एंड सन आर अलाइंड इन द सेम डायरेक्शन। तो इसकी वजह से हाई टाइड्स और लो टाइड्स क्रिएट होती है बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ मून। और जब ये ग्रेविटेशनल पुल मून का सन के साथ अलाइन हो जाता है, सन के डायरेक्शन में अलाइन हो जाता है, तो जो हाई टाइड्स हैं उनकी हाइट काफी ज्यादा होती है। सो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द सन, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द मून एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो बताइए, तो इस ऑब्जर्वेशन से हम कह सकते हैं कि तीनों ही आंसर सही हैं, क्योंकि जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो जो ग्रेविटी है जिससे टाइड्स नीचे आती हैं उसको काउंटर करता है और हाई टाइड्स क्रिएट करता है। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि व्हाट एक्सप्लेन्स द ईस्टवर्ड फ्लो ऑफ इक्वेटोरियल काउंटर करेंट्स, मतलब इक्वेटोरियल काउंटर करंट के ईस्टवर्ड फ्लो को इनमें से कौन से ऑप्शन एक्सप्लेन करते हैं। पहला, अर्थ रोटेशन ऑन इट्स एक्सिस। दूसरा, कन्वर्जेंस ऑफ टू इक्वेटोरियल करंट्स। तीसरा, डिफरेंस इन सैलिनिटी ऑफ वाटर। चौथा ऑप्शन है अकरेंस ऑफ बेल्ट ऑफ काम नियर इक्वेटर। तो आप बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो जैसा आपको पता है इक्वेटर पे इक्वेटोरियल करंट्स मूव करते हैं। तो जैसा आप इधर देख रहे हैं कि यार इक्वेटोरियल करंट्स आर फ्लोइंग फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। और जब ये इक्वेटोरियल करंट किसी लैंड से टकराते हैं तो ये दो डायरेक्शन में बढ़ जाते हैं, लाइक दिस, लाइक दिस। एक इस तरफ जाएगा, एक इस तरफ जाएगा। सिमिलरली जो साउदर्न इक्वेटोरियल करंट है वो भी दो डायरेक्शन में बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से जब दो इक्वेटोरियल करंट कन्वर्ज होंगे तो इक्वेटोरियल काउंटर करंट क्रिएट होता है इन अपोजिट डायरेक्शन। सो कन्वर्जेंस ऑफ टू इक्वेटोरियल करंट्स क्रिएट द काउंटर इक्वेटोरियल करंट, हम कह सकते हैं। तो ऑप्शन देखते हैं, बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन की कन्वर्जेंस ऑफ द टू इक्वेटोरियल करंट्स क्रिएट्स द इक्वेटोरियल काउंटर करंट्स। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। द मोस्ट इंपोर्टेंट फिशिंग ग्राउंड्स ऑफ द वर्ल्ड आर फाउंड इन द रीजन्स वेयर। तो इसका पहला ऑप्शन है कि वार्म एंड कोल्ड एटमोस्फेरिक करंट मिलते हैं, जहां पर वहां पर सबसे बड़े फिशिंग ग्राउंड्स होते हैं। और दूसरा ऑप्शन है कि जहां पर रिवर लार्ज अमाउंट ऑफ फ्रेश वाटर को ड्रेन करती है सी में, वहां पर इंपोर्टेंट फिशिंग ग्राउंड्स हैं दुनिया के। थर्ड ऑप्शन इज द रीजन्स वेयर वार्म एंड कोल्ड ओशन करंट्स मीट। एंड द फोर्थ इज कॉन्टिनेंटल शेल्फ इज अंड्यूलेटिंग। तो आप अपना ऑप्शन कमेंट कीजिए। तो जो दुनिया के सबसे बड़े फिशिंग ग्राउंड्स हैं, जैसे ग्रांड बैंक ऑफ न्यू फाउंडलैंड इज ऑल्सो द बिगेस्ट फिशिंग ग्राउंड इन द वर्ल्ड।
तो बड़े फिशिंग ग्राउंड्स वहां पर आपको देखने को मिलेंगे जहां पर वार्म एंड कोल्ड ओशियन करेंट्स मीट। जब गर्म और ठंडा पानी इन ओशियन करेंट्स के थ्रू मिलता है तो वो फेवरेबल कंडीशंस बनाता है। यहाँ से वार्म ओशियन करेंट्स आ रहा है, यहाँ से कोल्ड ओशियन करेंट्स आ रहा है, सो इट क्रिएट्स फेवरेबल कंडीशंस। और वहां पर प्लैंक्टन्स भी ग्रो करते हैं और वेरियस टाइप्स ऑफ एल्गे आल्सो सीन इन दिस सीजन, जिसकी वजह से वहां पर काफी न्यूट्रिएंट रिच फूड मिलता है। एंड इट इज द प्लेस वेयर वी हैव सीन लार्ज अमाउंट ऑफ फिश। So the biggest fishing grounds are the place where cold and warm ocean currents meets. तो चलिए कुछ एग्जांपल देखते हैं। लाइक द ग्रैंड बैंक ऑफ न्यू फाउंडलैंड आइलैंड। इस ग्रैंड बैंक ऑफ न्यू फाउंडलैंड आइलैंड में आपको दो करंट, लेब्राडोर करंट विच इज अ कोल्ड ओशियन करंट एंड गल्फ स्ट्रीम विच इज अ वार्म ओशियन करंट, ये दोनों करंट्स मिलते हैं एंड इट्स क्रिएट द रिचेस्ट फिशिंग ग्राउंड ऑफ द वर्ल्ड। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। द रीजन वेयर वार्म एंड कोल्ड ओशियन करंट्स मीट्स आर द रीजन ऑफ बिगेस्ट फिशिंग ग्राउंड ऑफ द वर्ल्ड। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग फैक्टर्स, रोटेशन ऑफ द एयर प्रेशर एंड विंड, डेंसिटी ऑफ ओशियन वाटर, रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ, विच ऑफ द अबव फैक्टर इन्फ्लुएंस द ओशियन करंट्स। मतलब इनमें से कौन कौन से फैक्टर ओशियन करंट्स को इम्पैक्ट करते हैं। तो आपको बताया कि अर्थ के रोटेशन से कोरियोलिस फोर्स क्रिएट होता है विच इम्पैक्ट्स द मूवमेंट ऑफ ओशियन करंट, क्योंकि आपको पता है कोरियोलिस फोर्स डिफ्लेक्ट्स मूविंग थिंग्स। दो फर्स्ट ऑप्शन है रोटेशन ऑफ द, इट आल्सो अफेक्ट्स द मूवमेंट ऑफ ओशियन करंट्स। दूसरा एयर प्रेशर एंड विंड्स, हाँ एयर प्रेशर एंड विंड्स जो अपर वाटर है ओशियन का उनको अपनी डायरेक्शन में मूव करता है, सो एयर प्रेशर एंड विंड्स आल्सो इम्पैक्ट द ओशियनिक करंट्स। डेंसिटी ऑफ वाटर, और जैसा हमने जो ओशियनोग्राफी टॉपिक है उसमें हमने समझाया था ज्योग्राफी सीरीज में कि ओशियन करंट्स मूव करते हैं फ्रॉम हाई डेंसिटी टू लोअर डेंसिटी रीजन्स। So density of the ocean water also impacts the ocean currents. Revolution of Earth, no, अर्थ के रिवॉल्यूशन से ओशियन करंट पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। सो कौन सा ऑप्शन है जिसमें तीनों आ रहे हैं, तो इट इज द ऑप्शन बी, 1, 2 एंड 3 ओनली। फोर्थ इज नॉट द करेक्ट ऑप्शन। रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ से ओशियनिक करंट इन्फ्लुएंस नहीं होती है। अब ये है, ये कुछ रिवर्स दी गई हैं और बताना है कि ये जो सी मेंशन है उनमें जाकर ये रिवर्स मिल रही हैं या नहीं मिल रही हैं। वेदर दिस रिवर ड्रेन्स देयर वाटर इन दिस ओशियंस और सी। तो पहला मेकोंग रिवर, इट ड्रेन्स इन अंडमान सी, क्या ये सही है? दूसरी थेम्स रिवर आयरिश सी में अपना वाटर ड्रेन करती है। तीसरी वोल्गा रिवर इन कैस्पियन सी एंड फोर्थ इज जाम्बेजी रिवर इन इंडियन ओशंस। तो ये कुछ ऑप्शंस हैं, आप अपना ऑप्शंस कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या करेक्ट ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का। तो चलिए जानते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं मेकोंग रिवर। मेकोंग रिवर ओरिजिनेट करती है तिब्बतन रीजन ऑफ चाइना में, तिब्बत रीजन ऑफ चाइना में, और ये चाइना से फ्लो होती हुई लाओस में आती है, देन इट गोज टू थाईलैंड, देन कंबोडिया, वियतनाम, और होते हुए इट ड्रेन्स इट्स वाटर इनटू साउदर्न चाइना सी। साउथ चाइना सी में ये अपना जो वाटर है वो ड्रेन करती है मेकोंग रिवर। दूसरी थेम्स रिवर, थेम्स रिवर हमको इंग्लैंड में देखने को मिलती है एंड दिस थेम्स रिवर फ्लोस एंड ड्रेन्स इट्स वाटर इन इंग्लिश चैनल। जो इंग्लिश चैनल है वहां पर ये अपना वाटर छोड़ती है और अपना वाटर ड्रेन करती है। तो पहला ऑप्शन मेकोंग रिवर अंडमान सी, तो ये तो गलत ऑप्शन है। थेम्स रिवर आयरिश सी, इट इज ऑल्सो रॉन्ग, क्योंकि ये आयरिश सी में नहीं इंग्लिश चैनल की तरफ अपना जो वाटर है उसको ड्रेन करती है, सो ये भी गलत है। तो अब आप अपने ऑप्शन 1 एंड 2 नहीं होगा, 1, 2 एंड 4 नहीं होगा, सो ऑप्शन सी और ऑप्शन बी में से कोई ऑप्शन होगा। तो जैसे अगर आपको पता नहीं है वोल्गा रिवर या जाम्बेजी रिवर के बारे में, या इनमें से एक का भी अगर आपको थोड़ा बहुत नॉलेज है कि जैसे ये जाम्बेजी रिवर इट ड्रेन इट्स वाटर इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ अफ्रीका, और अफ्रीका के ईस्टर्न भाग पर आपको इंडियन ओशन देखने को मिलेगा, तो इसका मतलब है कि फोर्थ ऑप्शन तो सही है। तो अगर फोर्थ सही है तो इसमें सिर्फ एक ही ऑप्शन दिख रहा है कि 3 एंड 4। वोल्गा रिवर का हमको मान लो पता नहीं है, बट मैं आपको सारी रिवर्स के बारे में बताऊंगा। तो नाउ लेट्स कम ऑन वोल्गा रिवर। तो ये वोल्गा रिवर है, इट फ्लोज फ्रॉम रशिया और इट इज द लार्जेस्ट रिवर ऑफ रशिया। और ये वोल्गा रिवर रशिया में ट्रेवल करते हुए अपना जो वाटर है
उसको ड्रेन करती है कैस्पियन सी में, इन द कैस्पियन सी। सो ऑप्शन 3 इज करेक्ट, वोल्गा रिवर इन कैस्पियन सी। और फोर्थ, ये जाम्बेजी रिवर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो और जाम्बिया के बॉर्डर के करीब ओरिजिन होती है और जाम्बिया से फ्लो करते हुए जिम्बाब्वे में जाती है और फिर जिम्बाब्वे से ये मोजाम्बिक में जाती है एंड दिस वाटर ड्रेन्स इट्स वाटर इन मोजाम्बिक चैनल इन इंडियन ओशियन। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट? कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी बाय एडविन हबल, एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स थ्योरी एल्फ्रेड वेगनर, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट अल्बर्ट आइंस्टाइन। तो आप बताइए इनमें से कौन सी जो थ्योरी है वो सही है? क्या ये थ्योरी इन साइंटिस्ट ने दी है? तो ये आप पर कुछ ऑप्शन है और अपना आंसर आप कमेंट में बताइए। सो जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी है ये दी थी एल्फ्रेड वेगनर ने इन 1912। और इस कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी ने बताया कि कैसे कॉन्टिनेंट जो एक कॉन्टिनेंट था उससे टूटकर अलग अलग डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स बने। सो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी इज गिवन बाय एल्फ्रेड वेगनर। तो पहला आंसर गलत है। फिर आती है एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स थ्योरी। एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स थ्योरी, अगर आपको ये वर्ड ये थ्योरी याद नहीं आ रही है तो जस्ट रिमेंबर बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी का ही दूसरा नाम है एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स थ्योरी एंड द बिग बैंग थ्योरी वाज गिवन बाय एडविन हबल, और जिन्होंने हबल टेलीस्कोप का भी इन्वेंशन किया था। एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स थ्योरी और बिग बैंग थ्योरी इज गिवन बाय एडविन हबल। तो ये जो सेकंड ऑप्शन है ये भी गलत है। तो इतने से भी हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं आंसर कि द ऑप्शन बी दैट इज ओनली 3 इज द करेक्ट ऑप्शन। देन फोटो इलेक्ट्रिक थ्योरी इट इज गिवन बाय एल्बर्ट आइंस्टाइन। जो फोटो इलेक्ट्रिक फिनोमेना था उसकी सबसे पहले बात की थी एक जर्मन फिजिस्ट थे हेनरिक रडोल्फ हर्ट्ज। उन्होंने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की बात की गई थी और इसके रिलेटेड जो फोटो इलेक्ट्रिक थ्योरी है वो एल्बर्ट आइंस्टाइन ने दी थी। तो द ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। टर्की इज लोकेटेड बिटवीन ब्लैक सी एंड कैस्पियन सी, ब्लैक सी एंड मेडिटेरेनियन सी, गल्फ ऑफ सुएज एंड मेडिटेरेनियन सी, गल्फ ऑफ अकाबा एंड डेड सी। इनमें से कौन सा आंसर करेक्ट होगा बताइए। तो जैसा ये है टर्की जिसकी कैपिटल है अंकारा, और ये जो टर्की है ये ब्लैक सी और मेडिटेरेनियन सी के बीच में पड़ता है। सो टर्की सराउंडेड बाय ब्लैक सी टावर्ड्स नॉर्थ एंड मेडिटेरेनियन सी टावर्ड्स साउथ वेस्ट। और इसकी कुछ नेबरिंग कंट्रीज हैं जैसे सीरिया, अजरबैजान, आर्मेनिया, जॉर्जिया, बुल्गारिया, ग्रीस। दीज आर सम ऑफ द नेबरिंग कंट्रीज ऑफ टर्की। तो ऑप्शन बी ब्लैक सी एंड मेडिटेरेनियन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिफ्लेक्ट्स बैक मोर सनलाइट एज कंपेयर टू अदर थ्री? ये 2010 में यूपीएससी में आया था। तो पहला ऑप्शन है सैंडी डेजर्ट, दूसरा पेडी क्रॉपलैंड, तीसरा लैंड कवर्ड विथ फ्रेश स्नो, चौथा ऑप्शन है प्रेरी लैंड। इनमें से सबसे ज्यादा क्या सनलाइट को रिफ्लेक्ट करेगा? आपको पता है कि जो जो अगर कोई ऑब्जेक्ट सनलाइट को रिफ्लेक्ट करता है तो उसकी जो कैपेसिटी टू रिफ्लेक्ट बैक सनलाइट इज नोन एज अल्बीडो। और आपको सबसे ज्यादा अल्बीडो देखने को मिलता है फ्रेश स्नो का। सो लैंड कवर्ड विथ फ्रेश स्नो रिफ्लेक्ट्स मोर अमाउंट ऑफ सनलाइट देन अदर थ्री। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ प्लांट्स वाज डोमेस्टिकेटेड इन न्यू वर्ल्ड एंड इंट्रोड्यूस्ड इनटू द ओल्ड वर्ल्ड? कि जो सबसे पहले इनमें से कौन से प्लांट्स न्यू वर्ल्ड में डोमेस्टिकेट हुए थे और ओल्ड वर्ल्ड में इंट्रोड्यूस हुए थे? न्यू वर्ल्ड क्या होता है? न्यू वर्ल्ड रेफर टू द पीरियड जब अमेरिका डिस्कवर हो गया था, तो उस पीरियड को बोला जाता है न्यू वर्ल्ड। तो न्यू वर्ल्ड से ओल्ड वर्ल्ड में कौन कौन सी क्रॉप्स को इंट्रोड्यूस किया गया था? और आपको पता है कि ये जो अमेरिका है ये अपने आप को ज़्यादा एडवांस मानती है, तो ये मानती है कि हम जब डिस्कवर हुए तब एक नई दुनिया की शुरुआत हुई। सो वी आर द न्यू वर्ल्ड एंड ऑल अदर कंट्रीज स्पेशली एशियन कंट्रीज आर द ओल्ड वर्ल्ड। तो क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका को डिस्कवर किया था जब वो इंडिया को खोजने की कोशिश कर रहे थे। जैसा आपको पता है कि भारत और यूरोप का काफी पुराने समय से इतिहास रहा है। जब अलेक्जेंडर द ग्रेट आया था भारत में तभी से भारत और यूरोप में ट्रेड हुए हैं। बट जब मुस्लिम्स
कंट्रीज का ओरिजिन हो गया, तो बीच में ये मीडिएटर की तरह काम करने लगे और डायरेक्ट रूट इंडिया टू यूरोप का बंद हो गया था। बट फिर रेनेसांस के पीरियड के टाइम में जो यूरोपियन कंट्रीज हैं उन्होंने वोयोजेस किए टू डिस्कवर इंडिया। जब उनको अपने ग्रंथों में पता चला कि भारत जैसा कोई देश है जहां से हमारे पुराने एंशियंट टाइम से ताल्लुकात रहे हैं या रिलेशंस रहे हैं, तो भारत की खोज करते वक्त उनको अमेरिका मिल गया था, क्रिस्टोफर कोलंबस को। तो भारत देखो ग्रेट है, कुछ भी हो, अमेरिका सुपर पावर, रशिया सुपर पावर, बट इंडिया इज अ ग्रेट कंट्री। जो हमारा रिच कल्चर है वो कभी किसी का इतना रिच कल्चर नहीं रहा है। अमेरिका जैसे आज अमेरिका आप देख रहे हैं, इट इज अ सुपर पावर और ये और वो इतनी हाइप है, बट इंडिया आप एंशियंट पीरियड से आप इंडिया को देखें तो इंडिया हैज अ हिस्ट्री फ्रॉम द एंशियंट पीरियड, सो वी शुड प्राउड ऑन आवर कंट्री। तो कुछ क्रॉप्स को न्यू वर्ल्ड से ओल्ड वर्ल्ड में इंट्रोड्यूस किया था। कुछ कैश क्रॉप थी जैसे टोबैको, कोकोआ, रबर। अब देखो ऑप्शन बी है कि कॉटन। कॉटन तो पहले भी था, इंडिया में था। शुगर केन, कॉफी, दीज आर कैश क्रॉप्स, बट इनको इंट्रोड्यूस नहीं किया गया था। अमेरिका से लाकर एशियन कंट्रीज में टोबैको, कोकोआ एंड रबर को इंट्रोड्यूस किया गया था। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। आपको बताया कि कॉटन एंड व्हीट वी आर फाउंड इन द इंडस वैली पीरियड। इंडस वैली पीरियड में भी कॉटन व्हीट के आपको साक्ष्य मिलते हैं। और रबर का ओरिजिन ही साउदर्न अमेरिका में हुआ था। और जो कोकोआ ट्रीज हैं दे आर आल्सो नेटिव टू अमेजन बेसन, जिसको इंट्रोड्यूस किया गया था भारत में। वी आर आल्सो फेमिलियर विद शुगर केन एशियन कंट्रीज। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ये भी आपके 2019 यूपीएससी में आया था। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो यूपीएससी में आ चुके हैं रिलेटेड टू ज्योग्राफी। आई होप द लेक्चर इज प्रोडक्टिव फॉर यू और आपको इन क्वेश्चंस के थ्रू ये टॉपिक्स क्लियर होंगे। थैंक यू। दिस इज फ्रॉम ब्रेनियक आईएएस। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, जिससे हमें मोटिवेशन मिलेगा कि हम और लेक्चर्स डालें और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं अलग अलग सब्जेक्ट्स के उनको भी कवर करें। थैंक यू।